Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the second tool of internal environmental analysis tools and this is known as the VRIO framework. यानी कि आज के लेक्चर में हम VRIO framework के रेफरेंस में एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे. It is a strategic analysis tool designed to help organizations uncover and protect the resources and capabilities that give them a long-term competitive advantage. The framework should be put into play after the creation of a vision statement but before the strategic planning process. Why it is so? Because the differentiators and advantages you identify will determine how to approach the marketplace and inform strategic decisions that shape the fate of your company. यानी कि जो VRIO फ्रेमवर्क है ये एक टाइप का स्ट्रेटजिक एनालिसिस टूल है जिसे डिज़ाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को अनकवर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, ये इसको एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं. फ्रेमवर्क को इस तरीके से प्रैक्टिस में लेकर आना चाहिए जब विजन स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली क्रिएट कर दिया गया हो, लेकिन स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस को शुरू करने से पहले हमें इस फ्रेमवर्क को एक्शन में लेकर आना चाहिए. ऐसा क्यों है कि हमें विजन स्टेटमेंट के बाद और स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस के पहले इसको क्रिएट किया जाना चाहिए? क्योंकि जो भी डिफ्रेंशिएटर्स होंगे या फिर जो भी एडवांटेज होंगे जिनको आपने आइडेंटिफाई किया होगा ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर गैप, ये डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से आप अपने मार्केट प्लेस को अप्रोच करोगे और स्ट्रेटजिक डिसीजंस को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, जिसके बेसिस पर आपकी कंपनी का फेट यानी कि आपकी कंपनी का भाग्य निर्भर करता है. तो उसके रिगार्डिंग डिफरेंशिएटर्स और एडवांटेजेस को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर गैप. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द पर्टिकुलर टूल कि क्या है ये टूल. ये एक टाइप का वो टूल है जो फर्म के इंटरनल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एनालाइज करता है. यानी कि इंटरनल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इस VRIO फ्रेमवर्क का प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं. इसको ओरिजिनली बार्ने जेवी 1991 में बार्ने के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और अपना इन्होंने एक बहुत फेमस वर्क फॉलो किया था और उसका नेम था फर्म रिसोर्सेज एंड सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. और इस पर्टिकुलर वर्क के ड्यूरिंग VRIO एनालिसिस को प्रॉपर्ली डेवलप्ड किया गया था बार्ने के द्वारा. इनके अकॉर्डिंग VRIO एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ये प्रॉपर्ली फर्म के रिसोर्सेज के रेफरेंस में 4 क्वेश्चंस को पुटअप करती है. और ये 4 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? VRIO का जो एक्रोनिम है वो भी इसी में छुपा हुआ है. V स्टैंड्स फॉर वैल्यूएबल, R स्टैंड्स फॉर रेयर, I stands for costly to imitate, O stands for is a firm organized to capture the value of resources. तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चंस को पुटअप करके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्सेस के रिगार्डिंग प्रॉपर एनालिसिस को फॉलो किया जाता है बाय दिस पर्टिकुलर VRIO एनालिसिस. ये क्वेश्चंस डिटरमाइन पूछे जाते हैं इसमें कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो वैल्यूएबल हैं. वैल्यूएबल हैं अगर तो क्या रेयर भी हैं. रेयर है अगर तो क्या ये कॉस्टली टू इमिटेट की कैटेगरी में आते हैं. और अगर कॉस्टली टू इमिटेट की कैटेगरी में आते हैं तो क्या फर्म ने इन रिसोर्सेज की वैल्यू को कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रखा है. तो इन पर्टिकुलर 4 पर्टिकुलर टूल्स के बेसिस पर VRIO एनालिसिस को फोकस करते हुए फर्म के इंटरनल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है और उसके सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल. यानी कि अगर किसी फर्म के पास एक रिसोर्स या कैपेबिलिटी ऐसी है जो इन चारों रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीटली मीट आउट करती है, तो इसका मतलब दिस पर्टिकुलर रिसोर्स और कैपेबिलिटी कैन ब्रिंग
सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द कंपनी, यानी कि ये एक सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डिफाइन करता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम VRIO फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग इसे प्रॉपरली यहां समझ सकते हैं। क्वेश्चन इज द रिसोर्स और कैपेबिलिटी, द फर्स्ट वन इज वैल्यूएबल, यानी कि जो कंपनी के पास रिसोर्स है या कैपेबिलिटी है वो वैल्यूएबल है। इफ यस देन मूव टू द सेकेंड वन, दैट इज रेयर। इफ नो इट मीन्स दैट इट इज प्रोवाइडिंग यू अ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। अगर वैल्यूएबल है तो आप मूव करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इज द रिसोर्स और कैपेबिलिटी रेयर? इफ द आंसर इज नो then this create the situation of competitive parity. If the answer is yes then you move to the next question, that is costly to imitate. अगला क्वेश्चन होता है आपका कि क्या फर्म के रिसोर्स या कैपेबिलिटी को इमिटेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको कॉपी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? इफ द आंसर इज नो then you are getting a temporary competitive advantage, but if the answer is yes then move to the next, and that next question is the resource or capability can be captured by a organized system? If the answer is no then temporary competitive advantage you are getting here, but if the answer is yes it means that you have gotten a sustained competitive advantage in reference of that particular resource or capability. So this is the VRIO framework, यानी कि इसके अंदर हमने 4 पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करना है। द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द वैल्यूएबल, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज रेयर, थर्ड रिक्वायरमेंट इज कॉस्टली टू इमिटेट, एंड द फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइज टू कैप्चर वैल्यू। सो नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज द वैल्यूएबल। क्या मतलब है वैल्यूएबल का? द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फ्रेमवर्क आस्क इफ अ रिसोर्स एड वैल्यू बाय इनेबलिंग अ फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज और डिफेंड अगेंस्ट थ्रेट्स। यानी कि फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जो रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं अंडर द क्वेश्चन, कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू को ऐड कर रहा है जिसके बेसिस पर फर्म प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकती है या फिर थ्रेट्स को डिफेंड कर सकती है। यदि इसके रेफरेंस में आपके पास आंसर है यस, तब तो आप कहेंगे कि जो रिसोर्स है इट इज हैविंग अ कंसीडरेबल वैल्यू। इसका मतलब फर्म कंसीडर्ड वे में वैल्यूएबल है, और उसके बाद आप रियलिटी की तरफ मूव कर जाते हो इन द VRIO एनालिसिस। लेकिन अगर आंसर है नो, इसका मतलब you are at a competitive disadvantage and need to reassess your resources and capabilities to uncover value। यानी कि आपके पास कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज की सिचुएशन है और इस केस में आपको अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को रीअसेस करने की रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप उनकी वैल्यू को प्रॉपरली अनकवर कर सको। ओके, सेकंड वन इज द रेयरिटी। रेयरिटी क्या मतलब है रेयरिटी का? डू यू कंट्रोल स्कार्स रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज? डू यू ओन समथिंग दैट इज हार्ड टू फाइंड येट इन डिमांड? तो रेयरिटी का मतलब है कि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, क्या इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है और उसके बावजूद भी इसकी डिमांड ज़्यादा है और इसकी अवेलेबिलिटी आपके पास है और आप इस रिसोर्स या कैपेबिलिटी को प्रॉपरली कंट्रोल कर रहे हो? अगर ऐसा नहीं है, इफ़ द आंसर इज नो, यानी कि जो आपका रिसोर्स है वो वैल्यूएबल तो है लेकिन इसको फाइंड करना हार्ड नहीं है डिमांड में होने के बावजूद भी। इसका मतलब यू हैव वैल्यू बट लैक रेयरिटी, और इसी वजह से आपकी कंपनी जो है वो कॉम्पिटिटिव पैरिटी की पोजीशन में आ जाती है। आपका रिसोर्स वैल्यूएबल तो है लेकिन ये कॉमन है। इसका मतलब मार्केट में जो कंपटीशन है वो चैलेंजिंग सिचुएशन को क्रिएट कर देगा अगर ऐसी सिचुएशन लाई होती है तो, क्योंकि आपके पास अवेलेबल है तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास भी ये पर्टिकुलर रिसोर्स अवेलेबल है क्योंकि ये रेयर नहीं है।
और इसी वजह से रिकमेंड किया जाता है कि आप एक स्टेप पीछे जाइए और फिर से रीअसेस करिए और ये देखिए कि रिसोर्स को रियलिटी की पोजीशन में लाया जाए। लेकिन अगर आपका आंसर यस में है, यानी कि आपके पास रेयर रिसोर्सेज की या रेयर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, तो इसका मतलब वैल्यू और रेयरिटी दोनों ही आपके पास अवेलेबल है। और अब आपको नेक्स्ट हर्डल की तरफ मूव करना है एंड दिस नेक्स्ट हर्डल इज इमिटेबिलिटी। क्लियर? इमिटेबिलिटी इज द थर्ड वन। इमिटेबिलिटी में क्या क्या क्वेश्चंस कंसीडर किए जाते हैं? इज इट एक्सपेंसिव टू डुप्लीकेट योर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स और कैपेबिलिटी? इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड एन इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट टू कॉम्पीट विद योर ऑफरिंग्स? ये क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, यानी कि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है या कैपेबिलिटी अवेलेबल है, क्या अदर ऑर्गेनाइजेशंस आपके इन रिसोर्स या कैपेबिलिटी को कॉपी कर सकती हैं, या फिर जो आपकी ऑफरिंग्स है इनको कॉम्पीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट्स को अवेलेबल कराया जा सकता है? अगर इसका आंसर है नो, यानी कि आपके रिसोर्स या कैपेबिलिटी को कॉपी करना आसान है और इसके रिगार्डिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल कराया जा सकता है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका रिसोर्स वैल्यूएबल भी है, उसके अंदर रेयरिटी भी है, लेकिन इट इज़ अफोर्डेबल और इजी टू कॉपी। ये अफोर्डेबल है और उसको कॉपी करना बहुत आसान है, यानी कि आपके पास एक टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की अवेलेबिलिटी है। It means that you will require considerable effort to stay ahead of competitors and differentiate your services। यानी कि आपको ज़रूरत है कि आप प्रॉपर एफर्ट्स करें जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे जा सकें और अपनी सर्विसेज को प्रॉपरली उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसके लिए आपको एक स्टेप पीछे जाना होगा और रीअसेस करना होगा, ये पता करने के लिए, ये एफर्ट्स करने के लिए कि आपके रिसोर्स या कैपेबिलिटी को प्रॉपर कॉपी ना किया जा सके। अब अगर आपका आंसर है यस, इट मीन्स दैट यू ऑफर समथिंग दैट इज वैल्यूएबल, रेयर एंड हार्ड टू इमिटेट एंड नाउ द फोकस इज ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप ऐसे पर्टिकुलर रिसोर्स या कैपेबिलिटी के साथ में अवेलेबल हो जो वैल्यूएबल है, जो रेयर है और जिसको इमिटेट करना हार्ड है, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसको प्रॉपरली इमिटेट करने की पोजीशन में नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की तरफ मूव करना चाहिए एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम टू द फोर्थ रिक्वायरमेंट एज पर VRIO फ्रेमवर्क, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, डज योर कंपनी हैव ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स एंड कल्चर टू कैपिटलाइज ऑन रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज? यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज या कैपेबिलिटीज अवेलेबल है उनको प्रॉपरली कैपिटलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपकी कंपनी के पास एक ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स और कल्चर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है? अगर आंसर है नो, यानी कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास वैल्यूएबल, रेयर और कॉस्टली टू इमिटेट रिसोर्सेज हैं उनके पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज करने में आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आप उन्हें फुल्ली प्रॉपरली रियलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और सपोर्ट के बिना ऐसा किया जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और इसका मतलब जो आपकी कंपनी है उसके पास एक अनयूज्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो जाएगा और इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपरली रीअसेस करना होगा और रीअसेस करके आपको ये डिफाइन करना होगा कि जो नीडेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस तरीके से हमें अटेन करना है जिससे कि हम अपने वैल्यूएबल, रेयर और कॉस्टली टू इमिटेट रिसोर्सेज के पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज कर सके। दैट इज क्लियर। लेकिन अगर है आंसर यस में, इसका मतलब जो आपकी कंपनी है it has achieved the ultimate goal of sustained competitive advantage when it has successfully identified all the 4 components of the VRIO framework। यानी कि जो आपकी कंपनी है उसने इसके साथ साथ एक सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी गेन कर लिया है, क्योंकि VRIO फ्रेमवर्क के चारों कंपोनेंट्स को सक्सेसफुल वे में इसके द्वारा अचीव कर लिया गया है। इस तरह से कंपनी सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को प्रॉपरली गेन कर लेती है। ओके।